थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और जिसमें हम लोगों ने प्रोसेस को लिया हुआ है फोर्थ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, चलो हम लोग को देखना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है। तो बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसमें होता है हीट कांस्टेंट। हाँ, ये भी बोल सकता हूँ हीट चेंज इसके अंदर नहीं होता है। इस रिएक्शन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो हीट रहता है वो एक कांस्टेंट सप्लाई किया जाता है, जिसमें हीट चेंज 0 लिख देंगे हम लोग। ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। और डेल्टा यू हमारा पता नहीं कितना है, रख दो यहीं पर, लेकिन क्यू तो 0 रहेगा। क्यू 0 पुट करोगे तो ये डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो आपके पास चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। ध्यान रखना एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। और डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये भी तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, एन सी बी डेल्टा टी। चलिए इसमें हम कुछ कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट, यहां तक हो गया। देखो बस चलो, डेल्टा यू इज इक्वल टू हम बोल रहे हैं जो चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी आएगा वो डब्ल्यू के इक्वल होगा। और आप जो वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन तो आपके पास दो कंडीशन में हो सकता है। वो वर्क डन आपके पास जो कर रहे हैं वो एक्सपेंशन भी हो सकता है, एक्सपेंशन के थ्रू भी हो सकता है, कंप्रेशन के थ्रू भी हो सकता है। तो सपोज एक्सपेंशन हो रहा है, और एक कंडीशन में मान लेते हैं सपोज कंप्रेशन हो रहा है। याद रखना अगर आपके पास एक एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू जो होगा वो डब्ल्यू के इक्वल होगा, चाहे किसी भी कंडीशन के लिए, चाहे आपके पास रिवर्सिबल वर्क डन हो चाहे इरिवर्सिबल वर्क डन हो, ये इक्वल होगा हमेशा। चलो अब देखो तो यहां पर ध्यान से, एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या होता है बच्चे लोग। एक्सपेंशन के केस चलो नेगेटिव वर्क डन है, और हमें पता है तो मुझे डेल्टा यू के बारे में कुछ बात करना है। तो वर्क डन अगर नेगेटिव हो गया तो डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा। अब देखो डेल्टा यू अगर नेगेटिव हो गया तो ये कैसे पॉसिबल है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी बी और डेल्टा टी, और डेल्टा टी की जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं, T2 माइनस T1। एन क्या था, मोल्स। अब मोल्स तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। यहां पर देखो T2 माइनस T1, जो भी आपके पास चेंज आएगा बच्चे लोग वो इसकी वजह से ही होगा। इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव यही डिसाइड करेगा। तो अब देखो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे मालूम करेंगे हम लोग। तो मुझे डेल्टा यू की वैल्यू चाहिए नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होने के लिए आपके पास T1 बड़ा होगा T2 छोटा होगा तभी तो नेगेटिव होगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर डेल्टा यू नेगेटिव होगा तो ये तभी पॉसिबल है जब T1 का जो मान होना चाहिए वो T2 से बड़ा होना चाहिए। T1 का मान T2 से बड़ा होने का मतलब क्या होता है, जो आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है, जो आपने पहले टेम्परेचर दिया हुआ है वो ज्यादा होना चाहिए फाइनल से। तो इसका मतलब है कि यहां पर टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज करा रहे हो डिक्रीज करा रहे हो इस प्रोसेस में। क्योंकि पहले देखो T1 ज्यादा है T2 कम है, तभी तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा। मतलब ये बड़ा और ये छोटा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर आप कम कर रहे हैं। तो कम कर रहे हैं तो हम लोग यहां पे देखो एक बात बोल सकते हैं, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एडियाबेटिक expansion, the temperature of gas decreases.
द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस। एक आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। चलो अब बात करते हैं कॉम्प्रेशन के अंदर। तो कॉम्प्रेशन में देखो तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन पॉजिटिव, तो यहाँ पे डेल्टा यू भी पॉजिटिव आने वाला है। अगर डेल्टा यू पॉजिटिव होगा तो एन डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये भी करना होता है एन सीवी T2 माइनस T1। इसका वैल्यू को पॉजिटिव होने के लिए आपके पास T2 की वैल्यू इस बार ज्यादा होना चाहिए, T2 की वैल्यू T1 से ग्रेटर होनी चाहिए। ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज। यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा रहेगा इससे, तब जाके आपके पास डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि आपके पास वर्क डन कंप्रेशन वगैरह हो रहा है, तो वहां पर अगर टेम्परेचर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर दिया, कंप्रेशन है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है, तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। देखो T2 बड़ा है T1 से, तो इसका मतलब है टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा होगा यहाँ पे। तो बोलेंगे ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन सॉरी यहाँ पर कंप्रेशन कर देंगे, लेकिन सब कुछ सेम रहेगा। ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज। द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस। सब कुछ सेम लिखना है बच्चे लोग, यहाँ पूछने की जरूरत नहीं कहाँ क्या लिखा हुआ, यही चीज लिखी हुई है। ड्यूरिंग यहाँ पे ड्यूरिंग, हाँ सॉरी इंक्रीजेस, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो इंक्रीज होना चाहिए। आइडियाबैटिक अगर आपके पास एक्सपेंशन हो रही है तो डिक्रीज होना चाहिए टेम्परेचर, अगर कंप्रेशन है तो टेम्परेचर होनी चाहिए इंक्रीज। तो ये हो गया कुल आपको एडियाबैटिक के साथ कुल इतना ही प्रोसेस है, और कुछ अब इसमें आगे नहीं है। बोलो। हीट भी ना दे, हीट तो रहेगा ही ना, हीट रहेगा कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, जिसमें आता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक बार हम पीछे बता चुके हैं। देखिए अभी तक हम लोग जो भी प्रोसेस कर रहे थे उसके अंदर क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें कुछ गैसेस भरते हैं और वहां पर कुछ न कुछ प्रेशर रहता है, पिस्टन के थ्रू लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास गैसेस जो बाहर निकल रही होती है वो आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट निकल रही होती है। लेकिन अगर मान लो जो भी यहाँ पर प्रेशर है और प्रेशर जो भी एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई किया जा रहा है उसको पूरी तरीके से मान लीजिए जीरो मान लीजिए, मतलब है कि बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो बाहर से अगर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाए तो उस समय जो भी एक्सपेंशन हो रहा होगा, मतलब जहां पर बाहरी कोई प्रेशर नहीं होनी चाहिए, कोई भी, मतलब वहां पर कैसे कह सकते हो वहां पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ना कोई एयर प्रेजेंट होना चाहिए, ना कोई एटमोस्फेयर प्रेजेंट होनी चाहिए, तब जाके आपके पास पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा वहां पे। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि अगर वहां पर किसी तरह का प्रेशर काम नहीं कर रहा होगा, किसी तरह का कोई एक्सटर्नल प्रेशर काम नहीं कर रहा होगा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है। तो इसको हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सपेंशन अगर कोई गैसेस हो रही है और जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। जैसे मान लो कि आपने क्या कर दिया, एक कंटेनर लिया हो, इस तरह से मान लो यहाँ पर पिस्टन अप्लाई कर दिए हैं और यहाँ पर इसके जो सराउंडिंग है, यहाँ पर जो स्पेस है
यहाँ पर वैक्यूम करवा दी हो, यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से मान लीजिए खाली है। तो ये पूरा अगर खाली है, यहाँ पर किसी तरह का कोई एयर नहीं, तो बाहर कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो चीजें आपके पास गैसेस जो बाहर निकल रही होगी एक्सपेंड की वजह से ये थोड़े आगे बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंशन हो रहा होगा उसको फ्री एक्सपेंशन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो वैक्यूम की रेट है, यहाँ पर तो किसी तरह का कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगी, किसी तरह का कुछ भी नहीं है, कोई भी आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगा उसको लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। और फ्री एक्सपेंशन में क्या कहा जाए, W इज इक्वल टू मुझे कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क डन, सबको मालूम है, पी एक्सटर्नल, और लिखते हैं V2 माइनस V1। ये रिवर्सेबल चाहे रिवर्सेबल दोनों की कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास देखो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर हम लोग देखें एक चीज, एक्सटर्नल प्रेशर ही यहाँ पर 0 है, तब तो वर्क डन भी क्या आएगा, ये वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो वर्क डन भी तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन की केस में एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है। तो इसका मतलब ये कि जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन 0 का इसका मतलब है कि जब भी कोई कंडीशन फ्री एक्सपेंशन में दिया रहता है तो उसमें कोई वर्क डन को कंसीडर नहीं किया जाता है। बहुत सारी चीजें आपको माननी पड़ेगी इसमें। यहाँ पर कह कि क्योंकि यहाँ पे वर्क डन निकाला गया था कि जिसके रिगार्डिंग मान लो कि एक्सटर्नल प्रेशर कुछ अप्लाई किया जा रहा है सिस्टम के ऊपर, लेकिन जब एक्सटर्नल प्रेशर ही कुछ नहीं रहेगा तो वहां पे वर्क डन को भी कुछ नहीं मानेंगे, वहां पे वर्क डन को भी हम लोग 0 मान के चलते। और यहाँ पर जो भी वर्क डन होगा वो 0 के ही इक्वल होगा। और ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो वर्क डन होता है उसको हम लोग जनरली इरिवर्सिबल में कंसिडर करते हैं, क्योंकि जहां कोई बाहरी प्रेशर ही नहीं है तो वहां पर जो एक्सपेंशन होगा धीरे धीरे क्यों होगा, क्योंकि कोई भी किसी तरह का प्रेशर नहीं, जब भी होगा तो एकदम बहुत तेजी से ही हो पाएगा। तो इसलिए बहुत फास्ट प्रोसेस जिसको होता है उसको क्या बोलते हैं लोग, इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो यहाँ की ज्यादातर वर्क डन को हम लोग इरिवर्सिबल में मतलब काउंट कर सकते हैं। देखो अब फ्री एक्सपेंशन में और भी कंडीशन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। यहां समझना, अगर आपके पास फ्री एक्सपेंशन का केसेस है और इस केस में दिया हुआ आइसोथर्मल भी दिया हुआ है और आइसोथर्मल के साथ एडियाबेटिक एक्सपेंशन भी है, दोनों है। देखो अगर आइसोथर्मल है और उसके कंडीशन में भी दिया हुआ फ्री एक्सपेंशन के केस में आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उस कंडीशन में क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट डेल्टा यू की वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो पहले चेक करो तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू का मान कितना होता है, 0, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर जब कांस्टेंट रखोगे तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या लिखते हो, N डेल्टा टी। और चेंज इन टेम्परेचर जब 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी 0 पूरी तरीके से। तो आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर तो खैर 0 होता ही है, डेल्टा यू भी 0 होता है। और हम लोग पढ़े हैं कि फ्री एक्सपेंशन है तो फिर W भी 0 होगा। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू लिखते हैं Q प्लस W। अब देखो डेल्टा यू भी 0 है, W भी 0 है, तो Q का मान कितना हो जाएगा, Q का मान भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर Q का ही मान 0 हो गया तब हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम भी क्या हो जाएगा, जो चेंज होगा हीट वो भी क्या मान के चलेंगे। तो इसका मतलब है जब फ्री एक्सपेंशन देख रहे हो तो आइसोथर्मल के केस में तो सारे कंडीशन भी 0 है, डेल्टा यू भी 0, वर्क डन भी 0, हीट भी 0 और चेंज इन एंथैल्पी भी 0। चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी कंडीशन में, एडियाबेटिक के कंडीशन में। तो एडियाबेटिक के कंडीशन में Q 0 होता है और अगर वो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो W भी तो 0 ही होगा। तो अब देखो तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना होगा, और डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से डेल्टा यू 0, डेल्टा यू 0 होगा, फिर डेल्टा एच क्या होगा। तो देखो ये हीट एब्जॉर्ब सिस्टम जो है वो 0 है। इसका मतलब यहां पर ये है, यहां पर हीट जब कांस्टेंट रखोगे तो इनिशियल फाइनल सेम हो जाएगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू भी तो 0 ही आ जाएगा। फिर तब यहां पर अगर कहा जाए कि फ्री एक्सपेंशन में क्या है, तो फ्री एक्सपेंशन में सब कुछ 0 दिख रहा है। कहीं भी फ्री एक्सपेंशन का कैसे दिखाई पड़े, 0 लेके हट जाना वहां से। देखो एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो कि एम्स में क्वेश्चन में आया हुआ एग्जामिनेशन में, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है 3 मोल
3 moles of an ideal gas, 3 मोल तुम्हारे पास आइडियल गैसेस है और एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली into vacuum, तो work done, expanded spontaneously, spontaneously, expanded spontaneously into vacuum, the work done will be कितना वर्क डन होगा चेक करना है। आपके पास ऑप्शन में भी था 3 जूल था, 9 जूल था, 0 भी था और इनफाइनाइट भी था। तो क्वेश्चन को रीड कर लो। 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस दिया हुआ है, एक्सपेंड कर रहा है स्पॉन्टेनियसली, मतलब अचानक से एक्सपोंड कर जा रहा है, और इनटू वैक्यूम में। तो वैक्यूम में अगर मान लो कोई भी गैसेस है तो वही तो बताएं कि आपको वहां पर जो भी होगा बहुत फास्ट होगा। कितना होगा? इनफिनिट नहीं होगा, वहां पे वर्क डन को हम लोग 0 ही मानते हैं। वैक्यूम में तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर वहां पर होगा ही नहीं तो वहां पे वर्क डन को 0 ही मानेंगे। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में ये वाला आंसर इसका 0 हो जाएगा। चलो, फ्री एक्सपेंशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट करने जा रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा पूरा। जल्दी करो बच्चे लोग, फास्ट। आज जहां तक पढ़ा दिए वो सब वहां तक आप पूरा कंप्लीट करना है, और आपको रिवीजन करने में भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, सब कुछ आप लोग के पास अवेलेबल है। कहीं अगर मान लो कुछ किसी में भूल गए कैसे क्या था। चलो बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है जिसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। 6 नंबर और ये लास्ट है। ये छोटा सा टॉपिक है, ये हमारा तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो, साइक्लिक प्रोसेस क्या था। अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस याद है तो इसको तो हम लोग यही बोलते थे, द प्रोसेस इन विच, वैसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम क्या होना चाहिए, इन विच सिस्टम रिटर्न्स the process in which system returns to its initial state, after going through a number of steps. साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रोसेस अगर अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए, नंबर ऑफ स्टेप होने के बाद, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ए से आपने बी तक पहुंचा, पहला स्टेप, बी से सी तक पहुंचा, दूसरा स्टेप सी से डी तक पहुंचोगे, तीसरा स्टेप फिर डी से फिर वापस इसी पर आ गए, तो चौथा स्टेप। आपने इस प्रोसेस को 4 स्टेप में कराया, बट प्रॉब्लम क्या है, आपका इनिशियल पॉइंट भी वही था, फाइनल पॉइंट भी वही है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पर आपके पास इनिशियल पॉइंट भी सेम, फाइनल पॉइंट भी अगर सेम ही मिल जाएगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि कोई भी मान लो प्रोसेस को अलग अलग तरीके से करवाया जाए, सेवरल स्टेप में कंसिडर करवाया जाए, लेकिन फाइनल हम लोग उसी पॉइंट पर पहुंचाते जहां से वो चल रहा था। जैसे कह सकते हैं कि ए टू बी गया, मान लो आपके पास सिस्टम कोई ग्राफ के ऊपर बात करें तो मान लो पीवी ग्राफ है, कुछ इस तरीके से है। फिर मान लो कि बी से सी,
अगला स्टेप फिर सी से डी मान लो, नेक्स्ट स्टेप फिर वापस डी से जब किया तो उसी पॉइंट पर आ गया। तो ये भी जो आपके पास जो प्रोसेस दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, एक वो भी प्रोसेस एक कह सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस होगा। जैसे मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ दे दिया जाए आपको, ए टू बी गया, बी टू मान लो सी गया, इस तरीके से सी से फिर वापस ए पे ही चला गया, एक मिनट सर, सी से वापस ए। तो हम लोग इस प्रोसेस को भी कह सकते हैं क्या, इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ है। मतलब ये जिस पॉइंट पे घुमा फिरा के इसी पॉइंट पर हम लोग पहुंच के जहां से चल रहे थे। जैसे मान लो आपके पास एक सर्कल है, यहां से आप इस तरीके से चलना स्टार्ट किए, घूमते फिरते यहां पर पहुंचते पहुंचते यहीं पर आ गए। तो इस तरह के भी ग्राफ्स के अंदर क्या होंगे, आपके पास साइक्लिक प्रोसेस का एक ग्राफ ही बना रहे हैं, अलग अलग पॉइंट को निकाल के कंसीडर कर रहे हैं और फाइनल मालूम चला कितना सारे पॉइंट निकालने के बाद फिर हम इसी पॉइंट पर आएंगे। तो ये साइक्लिक प्रोसेस होगा, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह काम होगा, ये भी साइक्लिक प्रोसेस के तहत काम होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर याद रखना, इनिशियल भी वही रहता है, फाइनल भी वही रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर जितने स्टेट फंक्शन, क्योंकि स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो डिपेंड करते हैं। तो जिसका इनिशियल पॉइंट भी सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो उसके लिए तो सब सारे वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं इसमें कि द चेंज इन वैल्यू ऑफ द स्टेट फंक्शन फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज 0। देखो इसमें एक लाइन लिखा जा सकता है, द चेंज इन वैल्यू ऑफ a state function for a cyclic process is always 0। यहां पर डेल्टा यू भी 0 होगा, डेल्टा एच भी 0 होगा, क्योंकि अभी तक आप 2 ही पढ़े हैं। हालांकि सब डेल्टा एस भी 0 होगा, डेल्टा जी भी 0 होगा। तो ये सब चीजें आप पढ़ोगे आगे तो समझ में आएगा गिब्स एनर्जी क्या होता है। अभी तो आपको याद रखना चाहिए चेंज इन स्टेट फंक्शन वाली वैल्यू 0 होगी यहाँ पे। और अगर मुझे यहाँ पे वर्क डन को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रहा है। देखो वर्क डन को कैसे निकालते हैं। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस is equal to area enclosed by PV graph। साइक्लिक प्रोसेस में अगर आपको कोई कहे वर्क डन को कैलकुलेट कीजिए, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, वो आपके पास जो ग्राफ होगा, पीवी ग्राफ जो होगा, उसके बस आप एरिया को कैलकुलेट कर दो, वही आपको बता देगा कि आपका वर्क डन कितना था। जैसे सपोज करो कि कुछ इस तरीके से अगर आपके पास ए टू बी गया, यहाँ पे बी टू सी आ गया, मान लो सी टू डी आ गया, डी से साइक्लिक प्रोसेस है ये पूरा, और ये पीवी ग्राफ हमारा है। अगर मुझे इस कंडीशन के लिए वर्क डन को कैलकुलेट करना है तो यहां लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, इसका एरिया कैलकुलेट कर दोगे, यानी एरिया इनक्लोज्ड बाय एबीसीडी जो भी है, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। तो एक चीज यहां पर और भी एक चीज नोट कर लो, अगर मान लो कि क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज काम करते हैं, क्लॉकवाइज अगर आपके पास मान लो साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, तो याद रखना उस कंडीशन में जो आपका वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर कहीं आपके पास अगर एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन किया जाए, और साइक्लिक ही रहेगा,
साइक्लिक प्रोसेस। जैसे ये बताओ तो ये क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ क्लॉकवाइज दिख रहा है, घड़ी के डायरेक्शन में ही बढ़ाया जा रहा है इसको, है ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज वर्क डन जब भी हम लोग निकालेंगे एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए, याद रखना, तो उसको नेगेटिव होता है। उस कंडीशन में मानते हैं जो सिस्टम होता है वो खुद ही होता है, यानी कि जब भी आपके पास वर्क डन नेगेटिव आता है तो हम लोग कहते हैं कि वर्क डन जो है वो सिस्टम कर रहा है, खुद ही करेगा। और वर्क डन अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि वहां पर सिस्टम पे हम लोग वर्क करते हैं, यानी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यहां पर वर्क किया जाएगा ऑन द सिस्टम पे, यहां वर्क होगा बाय द सिस्टम। बस ये हो गया हमारा पूरा साइक्लिक प्रोसेस। और इस पर भी एक क्वेश्चन लास्ट बना लीजिए, तो उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो गया। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर याद रखना, एक सिस्टम के अंदर आप कितने भी स्टेप फॉलो कीजिए, कुछ भी आप उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप घुमा फिरा के उसी पॉइंट पे लेके चला रहे हैं जहां पर आप इनिशियल पे काम कर रहे थे। तो भले ही प्रोसेस को सेवरल स्टेप में कराया जाए, लेकिन इनिशियल स्टेप पर फिर लाके उसको छोड़ दिया जाए, तो उस पॉइंट को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। और उसमें अगर मुझे वर्क डन को कैलकुलेट करना हो, क्योंकि यहाँ से वर्क डन एक पाथ फंक्शन है, तो वर्क डन तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अगर मुझे वर्क डन को कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर, हाँ बोलो, इस कर्व का जो एरिया होगा, जितना एरिया समझते नहीं, जो इसके सराउंडिंग में जो दिखाई दे रहा है, जो भी एरिया दिख रहा है वही होगा वर्क डन। इसी पे क्वेश्चन है मेरा, हम इसको बता रहे हैं। यहां तक पहले कंप्लीट कर लिए। चलो, तो तुम लोग को दिखा रहे हैं एक, सबसे पहले ग्राफ के थ्रू बात करेंगे कि उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में आपके पास भी वही दिया रहेगा जिसका एरिया निकल जाएगा। अब क्या कुछ भी कर बना के देंगे तो थोड़ी ना भी आप लोग निकाल देंगे उसका। क्वेश्चन को ध्यान समझना, ये क्वेश्चन कोई मामूली सा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन में है। आपके पास एक यहां सर्कल दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्क डन इन द प्रोसेस कितना होगा। इस पॉइंट को दिखाया है, इस पॉइंट को बोला है कि यहां पर आपके पास जो प्रेशर है वो P2 है, और यहां वाला जो प्रेशर है उसको दिखाया है P1 है, और फिर इस पॉइंट पे जो हाईएस्ट जो वॉल्यूम दिख रहा है वो आपके पास V2 है, और ये जो लोएस्ट है इस पॉइंट पे, जैसे समझ रहे हो, ये V1 है। ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। एक मिनट के बारे में अभी क्वेश्चन रुक देना, देखने दो क्या आपके पास है। ये प्रेशर को काम कर रहा है और ये वॉल्यूम की तरह काम कर रहा है, और ये लीटर में वॉल्यूम आपके पास, और प्रेशर जो दिया वो ATM में है। देखो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्क डन इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में वर्क डन कितना किया जा रहा है। ए ऑप्शन में है पाई V2 माइनस V1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। बी ऑप्शन पाई P2 माइनस P1 का P1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन हमारे पास है पाई P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस P1। डी ऑप्शन में है पाई P2 माइनस P1, और एक मिनट यहां बटे में 4 भी है, और V2 माइनस V1। बस यही हमारे पास 4 ऑप्शन है, और आपको देख के बताना है कि यहां पर कितना वर्क डन किया जा रहा है। तो वर्क डन किया जा रहा है इसका मतलब है कि आपको साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा है, तो एरिया ही निकालना होगा। देखो तो निकलेगा बच्चे लोग, ये बना दे। जब देखो बच्चे लोग,
क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सब लोग ने कोशिश जो किया वो हम कोशिश को बता रहे हैं। आप लोग ने कोशिश किया है कि अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना हो साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो वो तो एरिया अंडर कर्व होता है ये आपके पास, मतलब इसका एरिया चाहिए होगा। और ये तो एरिया क्या है, एक सर्कल का एरिया है, और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना होगा, तो रेडियस कितना होगा बच्चे लोग, यहाँ पर सेंटर होगा तो रेडियस ये वाला होगा। तो एक काम करते हैं, इसका वैल्यू निकाल के 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, डायमीटर निकाल के 2 से डिवाइड करोगे तभी तो रेडियस हो जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V2 में से V1 निकालना पड़ेगा, तो ये डायमीटर निकल जाएगा। ये जो लेंथ निकालना है ये पूरे में से इस लेंथ को माइनस कर दोगे तो ये तो लेंथ निकल ही जाएगा। तो इसका मतलब ये ना है, इसका एरिया हम क्या लिख सकते हैं, पाई तो लिखेंगे ही, और ये डायमीटर कितना हो जाएगा V2 माइनस V1, ये डायमीटर हुआ, और 2 से डिवाइड करेंगे तब ना रेडियस होगा। तो एक आंसर तो हमारा ये है, ए वाला आप लोग जो बोल रहे हैं। देखो तो डायमीटर तो ऐसे भी तो निकाला जा सकता है ना, यानी कि ये P2 में से P1 निकालेंगे तब भी, मतलब ये पूरे P2 में से P1 निकाल दोगे, यानी कि एक और तरीका है, इसको ये भी लिख सकते हैं P2 माइनस P1 बटे में 2 करेंगे तो रेडियस हो जाएगा। तो क्या दो आंसर सही है, तो और कहोगे तो फिर ये भी सही है, ये भी क्यों सही है, देखो बता रहे थर्ड इसलिए सही है क्योंकि आर स्क्वायर है, हम इसको 2 बार आर करके लिख सकते हैं, आर इंटू आर। एक बार रेडियस का वैल्यू हम यहां से लिख दे रहे हैं, तो यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, तो यहां से लिखोगे तो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 बटे में 2 लिखोगे, और एक बार यहां से लिखोगे, हाँ तो इसको थोड़ा साफ हम यहां लिख दे रहे हैं, पाई लिखोगे V2 माइनस V1 बटे में 2 लिखोगे, अब P2 माइनस P1 बटे में 2, तो ये भी आ रहा है हमारा। तो देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है समझा रहे हैं, इसमें सब सही नहीं है, इसमें केवल एक ही सही है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पर करेक्ट सिर्फ एक ही है। अब आपको समझना है कि करेक्ट है कौन सा। पहले एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर तुम लोग, यहाँ पर प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है। आप जो वर्क डन जो कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, या तो किलो जूल में आएगा, या तो जूल में आएगा, कैलोरी में आ सकता है, या फिर एटीएम लीटर में भी तो आ सकता है ना, बताया जा चुका है। क्योंकि हम लोग को मालूम है W इक्वल टू माइनस पी और डीवी होता है, डेल्टा भी होता है, तो प्रेशर और लीटर के टर्म में भी आ सकता है, मतलब एटीएम लीटर के टर्म में भी आ सकता है। तो हमारा जो देखो आंसर जो आप दे रहे हैं, आप ये वाला जब आंसर बोल रहे हो तो इसका जब यूनिट लिखोगे तो क्या लिखोगे, लीटर स्क्वायर। आप जब इसका यूनिट बोल रहे होंगे एटीएम स्क्वायर, ना वर्क डन की लीटर स्क्वायर यूनिट होती है, ना एटीएम स्क्वायर यूनिट हो सकती है, कौन सा हो सकता है। तो ये देखो एटीएम हो जाएगा यहां से, और इसका हो जाएगा लीटर, और एटीएम लीटर पॉसिबल है वर्क डन का यूनिट में। तो आपके पास आंसर होना चाहिए करेक्ट सी। तो यहां पर ध्यान रखना, ये आपके पास सी ऑप्शन इसका सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। रीजन दिखा दिए, क्योंकि इसके अंदर यूनिट मैच नहीं कर रही, वर्क डन की जो एक्चुअल यूनिट होती है वो कहीं से नहीं निकल रही है, न यहां से आ सकती है और न यहां से आ सकती है, यहीं से आएगी P इंटू वी करके। और प्रेशर वॉल्यूम आपके पास एटीएम और लीटर में चाहिए वो यूनिट, तो सी ऑप्शन सही है। बाकी फर्स्ट और सेकंड क्यों गलत हो गया समझ में आ गया होगा।